सर विद्युत रोधी तक पढ़ा दिया था, विद्युत रोधी कुचालक। विद्युत, चलो ठीक है, वापस से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार हम। किसी भी पदार्थ की हम बात करें तो जो पदार्थ है उसे चालकता के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है सामान्यतः। वैसे तो तीन भागों में बांटा जाता है, लेकिन एक्चुअल में दो ही भाग है, एक है, दूसरा है विद्युत रोधी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि किसी भी पदार्थ में अगर हम आवेशों के प्रवाह की बात करें तो वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या हम कहें कि जिनमें आवेशों के प्रवाह में जो अवरोध है वो न्यूनतम होता है, अल्पतम होता है, या ये भी कह सकते हैं जिनमें आवेश से चलन कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। और वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी या कुचालक, कई बार हम ये समझ लेते हैं कि कुचालक का मतलब यह है कि इसकी चालकता शून्य है। कुचालक की चालकता शून्य नहीं है, लेकिन इतनी कम होती है कि शून्य मानी जा सकती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो चालक और विद्युत रोधियों के उदाहरण में हम कह सकते हैं कि चालक जो है वो चांदी, सोना, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो सभी धातु हैं। तो सभी प्रकार के जो धातु हैं वो चालक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी, अम्ल और क्षार भी इसकी श्रेणी में आते हैं। किसी भी धातु में जो आवेश वाहक होते, मैंने आपको भी क्लियर किया था कि दो तरह की चीजें, एक है आवेश और दूसरा है आवेश वाहक। आवेश प्रत्येक आवेश को कहा जाएगा और आवेश वाहक उन आवेशों को कहा जाता है जो गतिशील अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। आवेश स्थिर आवेश को भी कहेंगे, गतिशील आवेश को भी कहेंगे, लेकिन आवेश वाहक हम केवल गतिशील आवेश को कहते हैं जिनके कारण पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। अगर मैं विद्युत अपघटन करूं, जो कि मैंने उस दिन उदाहरण भी दिया था, सेल का इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने भी एक उदाहरण मुझे दिया था NaCl का। तो इन सभी उदाहरणों में जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के धनायन और ऋणायन होते हैं। किसी भी धात्विक चालक में जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन है। हम सब जानते हैं कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, और इसका क्या रीजन होता है ये भी हम अभी डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो जो मैं बात कर रहा था उसी पर मैं वापस आता हूं। मैं आपको बता रहा था कि वे पदार्थ जिनकी चालकता कम होती है उन्हें हम कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। कभी कभी इन्हें अचालक भी कहा जाता है। ऐसे पदार्थों के उदाहरण अगर हम लें तो कांच, प्लास्टिक, मोम, अभ्रक, जो शुद्ध जल, रेशम आदि हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, अत्यल्प होती है और कभी कभी शून्य भी होती है। इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। एक और खास बात इसमें यह है कि जब भी चालक या विद्युत रोधी पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें उदाहरण अवश्य ही पूछे जाते हैं कि चालक एवं विद्युत रोधी की को परिभाषित करते हुए दो दो उदाहरण दीजिए, तीन तीन उदाहरण दीजिए। तो आपको ये उदाहरण भी ध्यान रखने हैं। अब कोई भी चालक पदार्थ चालक क्यों, उसका क्या रीजन है, तो इसके बारे में हम अगर देखना चाहें तो हम कहेंगे कोई भी पदार्थ की हम बात करें तो प्रत्येक पदार्थ में हम सब जानते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के अणुओं से, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रत्येक पदार्थ का संपूर्ण धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है, क्योंकि धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है और वो नाभिक में होता है। इसके साथ साथ ही प्रत्येक पदार्थ का, हम कहें प्रत्येक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान भी नाभिक में ही केंद्रित होता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अभी वृत्ताकार कक्षाओं में जब चक्कर लगा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि भाई ये क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे या अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाएंगे? तो ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं ये एक्चुअल में ऊर्जा स्तर है। प्रत्येक वृत्ताकार कक्षा की कोई ना कोई एक निश्चित ऊर्जा लेवल होता है। उस ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन ही उस कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, और ये देखा गया है, ये प्रमाणित भी किया जा चुका है कि किसी भी परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसे हम 1s2 के नाम से जानते हैं। अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो उसमें विभिन्न ऊर्जा के 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8। उससे आगे वाली कक्षाओं में अगर आप जाओगे तो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे निकट वाली कक्षा जो होती है उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण सबसे प्रबल होता है। सबसे निकट वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण सबसे प्रबल होता है। अब ये प्रबल पास में होने की वजह से होता है, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि अगर हम विभिन्न प्रकार के परमाणु प्रतिरूपों की बात करें तो जो सबसे पहला परमाणु प्रतिरूप कहा दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि किसी भी पदार्थ में जो ऋणावेश है और जो धनावेश है वो निश्चित कक्षाओं में नहीं होकर के बिखरे हुए, अलग अलग जगह बिखरे हुए। जैसे तरबूज में बीज अलग अलग जगह होते हैं, ठीक उसी तरीके से बिखरे हुए हैं और उसे प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया गया। बाकी के जो बात की हमने देखे हैं परमाणु मॉडल, उन सब में हमने कहा है भी नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये पूरी तरह से भी प्रमाणित नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा ही रहा है, ये केवल परसेप्शन है। परसेप्शन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए मानते हैं तो वो सभी घटनाओं को हम आसानी से समझा सकते हैं जो परमाणु से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां लिखने में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, माइनस का, इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है 1.85 ऑलमोस्ट, ये लगभग बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर उससे और आगे कक्षाओं में जाओगे तो 0.8 या 0.9 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए उसकी ऊर्जा न्यूनतम 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब 0 ऊर्जा होगी तो ही वो परमाणु से बाहर निकल पाएगा। और अगर उसकी ऊर्जा धनात्मक हुई तो 0 ऊर्जा के अलावा जो भी ऊर्जा होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की इस प्रारंभ में ऊर्जा -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब अगर आप इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दो और तो टोटल ऊर्जा इसकी हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो गई है, लेकिन हमने एक्चुअल में तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 हिस्से हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी प्रारंभिक ऊर्जा को 0 करने के काम आया है और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाकी ऊर्जा को धनात्मक करने के काम आया है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निष्कासित करने के काम आता है और बाकी का बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये आपने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा होगा। आपने 11वीं कक्षा में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा होगा और उसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा का एक भाग उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु की सतह से बाहर निकालने के काम आता है और बाकी जो शेष भाग है उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में काम आता है। फिलहाल हम गतिज ऊर्जा को छोड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई हमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऐसी स्थिति में उसकी ऊर्जा को 0 करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस परमाणु को ये जो इलेक्ट्रॉन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा जिसकी, उस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? कोई बता सकता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो दुर्गेश बताए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? सर इसमें निकालने मिलेगी 3.4। वेरी गुड, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। एक और प्रश्न है कि अगर मुझे तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो कितनी ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी? ये कोई और बच्चा बताए दुर्गेश के अलावा।
1.8। 1.85। 1.85 या 1.8, अगर हम 1.8 माने तो 1.8 और 1.85 माने तो 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, जबकि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। और जब कम ऊर्जा सर- देनी पड़ेगी तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे बाहर निकालना आसान है। आसान होना सर- या मुश्किल होना हाँ आशुतोष बोलो। सर ये ऊर्जा माइनस में क्यों सर? माइनस में बताऊंगा अभी क्यों है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जब हम कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालना आसान है, इसको मुक्त कराना आसान है, और किसी के लिए हम कहते हैं भाई इसको मुक्त कराना कठिन है, तो कठिन और आसान का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कठिन और आसान का मतलब ये है कि जब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़े तो समझ लो कि मुश्किल है, और जब कम ऊर्जा देनी पड़े तो समझ लो कि आसान है। क्योंकि कम ऊर्जा असामान्य रूप से हमें आसपास की चीजों से भी मिल सकती है, विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों से मिल सकती है, लेकिन अत्यधिक ऊर्जा देने के लिए हमें विशेष प्रक्रम करने पड़ेंगे। अब जो प्रश्न है आशुतोष का कि ये ऊर्जा ऋणात्मक क्यों है, देखो बच्चों, ऋणात्मक ऊर्जा हमेशा आकर्षण को व्यक्त करती है, स्थायित्व को व्यक्त करती है। जिस भी परमाणु या जिस भी इलेक्ट्रॉन या जिस भी वस्तु की ऊर्जा ऋणात्मक है, समझ लो वो स्थायी है, या हम ये कहें कि स्थायी वस्तुओं की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ये स्थायित्व को व्यक्त करता है। आपने ये देखा होगा, हमने एक इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन में हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा की एक इक्वेशन हमारे पास में आई थी, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा की जो दो आवेशों का निकाय था उसकी ऊर्जा अगर मैं लिखना चाहूं तो ऊर्जा कितनी आती है, हम सब जानते हैं U बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। अब सोचो कि ये दोनों ही धनावेश है, ये दोनों ही क्या है, धनावेश है। Q1 भी धनावेश और Q2 भी धनावेश, तो U का मान कैसा आएगा, प्लस में। पॉजिटिव। U एक अदिश राशि है, स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशियों में धनावेश की जगह धनात्मक मान लिया जाएगा और ऋणावेश की जगह ऋणात्मक मान लिया जाएगा। Q1 और Q2 दोनों ही धनावेश है, तो दोनों की जगह प्लस ले लिया तो प्लस आ गया। अब सोचो कि दोनों ही माइनस में है, दोनों ही माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो भी U का मान प्लस में आएगा। लेकिन एक प्लस आवेश होता और एक माइनस आवेश होता तो U का मान कैसा आता, माइनस में। माइनस में आता। अब आप देखो, पहली दोनों स्थितियों में समान आवेश थे, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और असमान या विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो आकर्षण तो जो है वो माइनस से व्यक्त किया जा रहा है और जो प्रतिकर्षण है वो प्लस से व्यक्त किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण में से आकर्षण प्रतिकर्षण की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि आकर्षण में दोनों अणु एक दूसरे को बांधे रखने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने से रोकेंगे, जबकि प्रतिकर्षण में कोई दूसरा दूर भेजे या नहीं भेजे, एक इलेक्ट्रॉन या एक आवेश ही दूसरे आवेश को धक्का दे देगा। तो जो ऋणात्मक ऊर्जा होती है वो स्थायित्व का प्रतीक होती है, क्योंकि किसी भी परमाणु में जो विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्यतः स्थायी अवस्था में होते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। जैसे ही उनकी ऊर्जा धनात्मक होगी वो अस्थायित्व की अवस्था में, यानी कि वो इस परमाणु से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है ये बात आशुतोष? यस सर। ठीक है बेटा। तो ये हम वापस से यहाँ पर आते हैं, बात कर रहे थे परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की। तो हमने देखा कि जो सबसे पहली कक्षा की का इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है आपको, जो सबसे आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसका मतलब आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना आसान है और प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना मुश्किल है। अगर मैं सामान्य तरीके से भी इसे समझना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक के सबसे निकटवर्ती कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण सबसे प्रबल होता है और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु का जो आकर्षण होता है वो सबसे कम होता है। पास वाले पर सबसे ज्यादा और दूर वाले पर सबसे कम। पर दूर की कक्षाओं में यानी बाह्यतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर भी
नाभिक की आकर्षण समान नहीं होता, या हम कहें इन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान नहीं होती, किसी की ऊर्जा ज्यादा हो सकती है, किसी की ऊर्जा कम हो सकती है। अब देखो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सबने देखा होगा कि हम ये बताते हैं कि किसी भी परमाणु में विभिन्न कक्षाएं, और उन विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न उपकोष हैं, जैसे एस, पी, डी। और आपको ये भी बताया गया होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर आपको डिटेल में बताया गया होगा तो ये भी बताया गया होगा केमिस्ट्री में कि पी को हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड में बांट देते हैं। कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम बनाए हुए देखे होंगे। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन एक उपकोष में रहते हैं, और अगर हम पी की बताएं तो पी में कुछ इस तरीके से बताया जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग में 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं। आपने कभी सोचा कि ये विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? कोई बता सकता है मुझे विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन क्यों? हाँ बताइए सर। पे सर वो ऋणात्मक आवेशता, अगर ये एक ही दिशा में गति करेंगे तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए सर विपरीत दिशा में। नहीं 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 नहीं, एक दिशा में चक्रण का मतलब समझते हो? देखो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति, एक जैसे मान लीजिए आप कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, ये तो कहलाएगा घूर्णन। जब आप अपने ही किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर, जैसे जिसको अपन कहते हैं ना कि आपने नृत्य देखा होगा, घूमर नृत्य, उसमें एक लेडीज को आपने देखा, वो अपनी जगह पर घूर्णन करती है। आप अगर किसी फुटबॉल को उंगली पर जब घुमाते हो तो वो एक ही जगह पर चक्रण का मतलब होता है अपने ही अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करना। घूर्णन का मतलब है किसी बाहरी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करना। तो ये चक्रण की बात हो रही है, घूर्णन की बात नहीं हो रही है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि विभिन्न कक्षाओं में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए स्थायित्व जो है, या उनको बाहर निकालना या अंदर रखना, ये सारी चीजें इसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये जो कहा जाता है कि पास में है तो इस पर आकर्षण कम होगा, ये दूर है इस पर आकर्षण ज्यादा, ये पास में आकर्षण ज्यादा होगा, दूर है आकर्षण कम होगा, ये सारी चीजें इसी से बनाई गई है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, किसी भी परमाणु की जो ऊर्जा है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। परमाणु की इलेक्ट्रॉनों में विद्युत ऊर्जा तो होती है आवेश के कारण, उनकी खुद की ऊर्जा तो होती है, लेकिन जब ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं, जब ये नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते हैं तो ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। उस घूर्णन के कारण, जिसे चक्रण कहा जाता है, इनमें एक प्रकार से चुंबकत्व का गुण भी आ जाता है, चुंबकीय ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। जब ये एक ही दिशा में चक्रण करेंगे तो इन दोनों की जो चुंबकीय ऊर्जाएं हैं वो जुड़ जाएंगी, और चुंबकीय ऊर्जाएं जुड़ जाएंगी तो आपको एक अशून्य चुंबकीय ऊर्जा चक्रण के कारण प्राप्त होगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में ये दोनों एक ही चक्रण के होते, तो एक तो इनकी विद्युत ऊर्जा, इनके आवेशों की जो ऊर्जा इनके अंदर निहित है वो ऊर्जा, मान लीजिए उसका मान जो है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं अपन माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्लस का मान लो, कुछ भी मान लो, और दोनों अगर एक ही चक्रण के होते तो दोनों की चुंबकीय ऊर्जाएं भी जुड़ जाती। चुंबकीय ऊर्जाएं दोनों की एक चक्रण होने पर क्या होगा, दोनों की चुंबकीय ऊर्जाएं जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों की चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम चक्रण जो है वो एक ही दिशा में होंगे। चुंबकीय ऊर्जाएं जुड़ जाएंगी तो चुंबकीय ऊर्जा भी आपको प्राप्त होगी। मान लीजिए इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल कितनी हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये विपरीत चक्रण की अवस्था में होंगे, अगर ये विपरीत चक्रण की अवस्था में होंगे तो ऐसी स्थिति में एक की चुंबकीय ऊर्जा दूसरे की चुंबकीय ऊर्जा को निरस्त कर देगी, जिसे आप आगे चुंबकीय आघूर्ण के रूप में पढ़ोगे। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो है वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिससे इनकी चुंबकीय ऊर्जा का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, और इनकी जो ऊर्जा है वो माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम कहें केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई ज्यादा ऊर्जा रहने में दिक्कत कहाँ है? ज्यादा ऊर्जा अगर रहती है, मान लीजिए कि सामान्य 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चुंबकीय ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आ गई, और ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो ज्यादा ऊर्जा रहने में दिक्कत क्या है? ज्यादा ऊर्जा रहने में दिक्कत यह है कि जिस परमाणु में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी कम होती है उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। हमेशा याद रखिएगा
किसी भी पदार्थ की ऊर्जा जितनी कम होगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। और इसीलिए हाइड्रोजन की पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है माइनस में, वो चौथी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए जिसकी ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उससे अधिक स्थायी होगा। पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। माइनस में जो ऊर्जा ज्यादा दिख रही है वो वास्तव में कम है। और अगर हम ये कहें कि ऊर्जा कम है तो एक और खास बात, अगर हम बात करें कि आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में कि हमेशा वे ऊर्जा स्तर पहले भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है और वे ऊर्जा स्तर बाद में भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा स्थायित्व का प्रतीक होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायित्व की अवस्था में रहना चाहता है, प्रत्येक परमाणु, अणु, यहाँ तक कि हम भी स्थायित्व की अवस्था में रहना चाहते हैं। इसीलिए हम अपनी न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं और इसीलिए हम खड़े होने से ज्यादा बैठे रहना और बैठे रहने से ज्यादा लेटे रहना और लेटे रहने से ज्यादा सोना पसंद करते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति है, ये स्थायित्व की स्थिति कि हम न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहे, हमारे को कम से कम कार्य करना पड़े, हमारी ऊर्जा कम से कम खर्च हो। तो ये जो विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन है, अब अगर मैं बात करूं तो देखो दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए एक परमाणु में। एक तो उस उपकोष के इलेक्ट्रॉन जिसमें दो विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन है, जिसे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी परमाणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हो, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल चुंबकीय ऊर्जा है वो तो शून्य होगी, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की टोटल चुंबकीय ऊर्जा शून्य नहीं होगी। यानी हम ये कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम स्थायी होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम स्थायी होगा। क्यों कम स्थायी होगा? क्योंकि इसकी ऊर्जा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होती है, इसमें चुंबकीय ऊर्जा भी ऐड हो जाती है। और आपने भी ये पढ़ा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना युग्मित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में आसान होता है। तो अगर मैं किसी परमाणु की बात करूं, फिर से वापस से अपनी बात पर आ रहा हूं, तो उसमें नाभिक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इन विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इन पर नाभिक के आकर्षण जो है सबसे निकटवर्ती कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर सबसे अधिक होता है और सबसे बाहरी कक्षा पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर सबसे कम होता है। और बाहरी कक्षा में भी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम स्थायी होता है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता। किसी भी धातु की अगर हम बात करें तो धातु में जो सामान्य व्यवहार है उस सामान्य व्यवहार में कहा जा सकता है कि अगर उसे थोड़ी सी भी ऊर्जा दी जाए, तापीय ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में, तो धातु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आकर्षण को तोड़ करके परमाणु से बाहर आ जाते हैं, लेकिन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आ पाते। देखिए परमाणु से बाहर आ रहे हैं लेकिन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आ रहे। परमाणु से बाहर आ रहे हैं, धातु के पृष्ठ से बाहर क्यों नहीं आ रहे? धातु के पृष्ठ से इसलिए बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि परमाणु में नाभिक का आकर्षण है जो दूरी के कारण कम हो गया है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो जो शेष परमाणु है वो धनायन की भांति व्यवहार करने लग जाता है और ये धनायन इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से तो बाहर निकलने दे दिया इसने, लेकिन ये इसे इस धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलने देता। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धातु में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से मुक्त अवस्था में धातु में विभिन्न जगहों पर गतिशील रहते हैं, विभिन्न अपन ये कहें कि पूरे परमाणु में एक से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कम ताप पर या हम कहें कम ऊर्जा पर आसानी से धातु से मुक्त बाहर आ जाते, धातु के परमाणु से बाहर आ जाते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो धातु में परमाणु में एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों से या नाभिक से प्रबल आकर्षण से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरे बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही धातु को किसी विद्युत ऊर्जा द्वारा, विद्युत स्रोत द्वारा जोड़ा जाता है, विद्युत स्रोत द्वारा जोड़ते ही इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र कार्य करने लग जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, इसलिए आसानी से गति कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा संख्या में गति करेंगे, ज्यादा संख्या में गति करें। शिवराज माइक बंद कर लो अपना, शिवराज माइक बंद करो। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से गति करेंगे, ज्यादा संख्या में गति करेंगे, और ज्यादा संख्या में गति करेंगे तो अधिक मात्रा में धारा बहेगी। और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है उनमें बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी कम संख्या में ही इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे स्थान पर गति कर पाते हैं, और इसलिए इनमें विद्युत धारा का मान कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनमें ज्यादा विद्युत धारा कम ऊर्जा पर भी प्रवाहित हो सकती है, यानी आसानी से, कम ऊर्जा पर प्रवाहित होना मतलब आसानी से प्रवाहित हो सकती है। और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनमें अधिक ऊर्जा देने पर भी कम संख्या में ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो पाता है, यानी हम कहेंगे इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थों को जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उन्हें हम चालक कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आसानी से या बिना आसानी से, इसका जो मीनिंग है, आशुतोष सेन ने एक प्रश्न पूछा है, सर मोम और अब्रक। आयुष ने उदाहरण दिया है मोम और अब्रक। ये किस चीज का उदाहरण दिया बेटा तुमने? सर ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कुचालक में मोम और अभ्रक का लिख रखा उदाहरण, जो तो एक परावैद्युतांक पदार्थ है ना। कुचालक में, हाँ, तो परावैद्युत पदार्थ जो है कुचालक ही होते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो कुचालक ही होते हैं। अच्छा सर। कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन आगे अपन परावैद्युत पदार्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये बच्चे कुछ कह रहे हैं कि अब्रक, ये जो आगे भी और प्रश्न पूछे हैं, सेमीकंडक्टर, एक और चीज होती है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में भी डिटेल में अपन पढ़ेंगे। अभी इसके जस्ट बाद में वही टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं जो बात कर रहा था वापस उसी पर आता हूं। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, बद्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उन पदार्थों को हम कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक विशिष्ट स्थिति में तो चालक की भांति व्यवहार करते हैं और दूसरी विशिष्ट स्थिति में कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्न ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे इनके ताप में वृद्धि की जाती है तो ये चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इनकी चालकता कुचालकों से तो ज्यादा होती है लेकिन चालकों से कम होती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 14 में या 50, जो भी मतलब लास्ट चैप्टर से पहले वाला चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब जो बात आ रही थी, जो प्रश्न अभी एक बच्चे ने पूछा था, उन्हीं को उसी पर आने वाले हैं। जैसे मैंने शिवराज, माइक बंद नहीं किया जा रहा है तेरे से, बेटा माइक बंद कर लो, डिस्टर्ब होता है क्लास में। शिवराज जाट, मुझे सुन रहे हो? ठीक है, आगे हम आते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा में आपको बता चुका हूं कि किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल आकर्षण से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देकर के परमाणु से तो मुक्त किया जा सकता है, लेकिन पदार्थ से, धातु की सतह से इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता है, उन्हें हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये पूरे धातु में स्वतंत्रता पूर्वक एक से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन परमाणु की आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, इन्हें परमाणु से मुक्त कराने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आसानी से ये बाहर नहीं निकलते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनका सबसे बड़ा उदाहरण धातु है, और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब हम बात कर रहे हैं परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के। शिवराज, नहीं सुनाई देता है कि तुम्हें?
शिवराज जाट, मेरी आवाज सुन रहे हो? माइक पे आओ शिवराज जाट। शिवराज जाट, सर आप इसको ऑफ कर दो माइक को, ये नहीं बंद कर रहा। ये अरे मैं ऑफ करूंगा बेटा, सारे ऑफ हो जाएंगे यार माइक। सर सबके ऑफ कर दो, सबके ऑफ कर दो। मेरे को बीच में प्रश्न पूछना पड़ेगा, फिर बोलूंगा। बाहर आना पड़ेगा माइक ऑफ करने के लिए। सर सबके ऑफ कर दो, सबके। एक मिनट अभी करता हूँ मेरे को। माइक माइक माइक। तो जो हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच में आ गया, उसी पर हम वापस आते हैं। जो मैं बात बता रहा था, कुचालक और विद्युत रोधियों के बारे में हमने पढ़ा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ के बारे में। परावैद्युत पदार्थ जो है वो एक प्रकार से कुचालक पदार्थ ही है। ऐसे कुचालक पदार्थ जो कुछ विशिष्ट स्थितियों में विद्युत धारा जिनमें से प्रवाहित हो सकती है, ये पदार्थ जो कुचालक पदार्थ हैं, इनको परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। विशिष्ट स्थिति में ही इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, अन्यथा इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। कुचालक पदार्थ जिन्हें कुछ विशिष्ट कुचालक पदार्थ जिन्हें हम परावैद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं, इनकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो वे कुचालक पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ ऐसे पदार्थ है जिनमें स्वयं में तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इनमें से होकर के इलेक्ट्रॉन या अन्य आवेश गति कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। डायरेक्ट तो इनके खुद के आवेश तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराते, लेकिन इनमें से होकर के कोई अन्य आवेश जो है वो गति आसानी से कर सकता है। ऐसे पदार्थ जो है उनके उदाहरण अगर हम देखें तो एबेनाइट है, कांच है, मोम है, कागज है, तेल है, अभ्रक है। तो ये है तो पदार्थ कुचालक ही, लेकिन ये विशेष श्रेणी के कुचालक हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ही विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखो, सामान्य कुचालक हम किसे कहते हैं? जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखने पर, यानी सामान्य स्थितियों में भी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या कम होते हैं, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें सामान्य स्थितियों में भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। ये वे कुचालक हैं जो सामान्य स्थिति में तो इनमें विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये कैसे विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए हमें दो प्रकार के अणुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक है ध्रुवीय अणु और दूसरे हैं अध्रुवीय अणु। लेकिन ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के बारे में ही पढ़ने से पहले मैं पुरानी कोई चीज को रिवाइंड कराना चाहता हूं। आप सबने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा होगा, P बराबर Q इंटू 2A। आप सबने ये P बराबर Q इंटू 2A पढ़ा है, जहां पर Q क्या है? दो आवेश जो हम लेते हैं, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है। इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, कम दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो ये जो निकाय है इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसका गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ध्यान से समझिएगा, वे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है, ये एक धनावेश है मान लीजिए और ये एक ऋणावेश है, इन दोनों के केंद्र अलग अलग है। जैसे HCl में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख रहे होंगे, एक को मैंने छोटा बनाया, एक को बड़ा, क्योंकि Cl जो है वो बड़ा पदार्थ है और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है, ज्यादा भारी है H की तुलना में, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया। तो ये H प्लस का केंद्र है यहाँ पर और ये Cl माइनस का केंद्र है यहाँ पर। दोनों के केंद्र एक दूसरे से अलग अलग है, कुछ दूरी पर है। जब दोनों के केंद्र एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे तो P बराबर Q इंटू 2A में ना तो Q का मान 0 है और ना ही 2A का मान 0 है।
Q और 2A दोनों का ही मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी 0 नहीं होगा, यानी अशून्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वे पदार्थ जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता है, जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, उन्हें हम ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए एक पदार्थ आपके पास में ऐसा है जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह है। मान लीजिए ये तो है धनावेश का केंद्र, ठीक है, और ये ऋणावेश इसके चारों ओर फैले हुए, इसका केंद्र भी यही है, एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं P निकालना चाहता हूं तो P बराबर होता है Q इंटू 2A, जिसमें Q का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2A का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो P है यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका मान आपके पास में आ जाएगा 0। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आ जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो, उन पदार्थों को अध्रुवीय अणु कहा जाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 किनमें? जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती है एक ही जगह। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है, संपाती होता है, उन्हें हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। और वे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक स्थान पर नहीं होकर के अलग अलग होता है, उन्हें हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। तो दो प्रकार के अणु हो गए, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। अब अगर हम ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के उदाहरण देना चाहें, परीक्षा में पूछ लिया जाता है ध्रुवीय अणु की परिभाषा लिखिए, अध्रुवीय अणु की परिभाषा लिखिए, और उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्रुवीय अणु की परिभाषा है HCl और H2, और अध्रुवीय अणु की H2O2, CO2 और N2। विशेष क्या बात है, ध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता है, शून्य नहीं होता है, और अध्रुवीय अणु का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P है, वो 0 होता है। क्यों होता है? तो उसका रीजन भी हमने बताया। अध्रुवीय अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, इसलिए इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इसलिए इन्हें अध्रुवीय अणु कहते हैं। और ध्रुवीय अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, इसलिए इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होकर अशून्य होता है, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु कहते हैं। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ है, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत क्या है? देखो, सामान्य स्थिति में चाहे कोई सा भी परावैद्युत पदार्थ हो, चाहे वो ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत हो, चाहे अध्रुवीय परावैद्युत हो, सामान्य स्थितियों में इन सभी परावैद्युत पदार्थों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। अब इसको हम व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे थोड़ा सा। व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे इसको हम। देखिए, मान लीजिए किसी पदार्थ में 4 आपके पास में अणु हैं, 2, 3 और 4। इस पदार्थ का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा 2 स्थितियों में हो सकता है। कौन कौन बता सकता है वो 2 स्थितियां? कोई बता सकता है आप में से? माइक ऑन करके बताएं। सर, या तो इनका धनावेश और ऋणावेश का केंद्र समान हो, या हाँ, या फिर इनका वेरी गुड। या फिर इनका जो नेट आवेश है वो 0 हो। ये कह रहा है कि या तो नेट आवेश 0 हो, नेट आवेश अगर 0 होगा तो ये अणु नहीं होकर के न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो, ध्यान से समझना, किसी भी पदार्थ का जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके सभी अणुओं के विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों के योग के बराबर होता है। कुल जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो सभी अणुओं के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, योग के बराबर होता है। यानी अगर मैं कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहूं तो पहले अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना पड़ेगा, दूसरे का निकालना पड़ेगा, तीसरे का निकालना पड़ेगा,
और चौथे का निकालना। ठीक है, आप सामान्य गणितीय तरीके से जानते हो कि कुछ संख्याओं का योग अगर शून्य है, देखो अगर मैं कहूं कि नेट विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य है, जो कि प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ का सामान्य स्थितियों में होता है, प्रत्येक पदार्थ का कुल विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य होता है सामान्य परिस्थितियों में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ये कब जीरो हो सकता है? तो हम कहें भाई कुल विद्युत विद्युत आघूर्ण तो P1 P2 P3 और P4 से मिलकर बना हुआ है, यानी चारों अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जीरो तभी हो सकता है या तो चारों का विद्युत विद्युत आघूर्ण ही जीरो, P1 का मान भी जीरो, P2 का मान भी जीरो, P3 का मान भी जीरो और P4 का मान भी जीरो। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो विद्युत विद्युत आघूर्ण है ये एक सदिश राशि है। अगर ऐसा हो कि इनमें से कुछ की दिशा एक दिशा में हो और कुछ की उसके विपरीत हो और बराबर हो, एक दिशा में जिन परमाणुओं का विद्युत विद्युत आघूर्ण है और दूसरी दिशा में, इनकी विपरीत दिशा में जिन परमाणुओं का विद्युत विद्युत आघूर्ण है वो बराबर हो, बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और टोटल विद्युत विद्युत आघूर्ण क्या जाएगा आपके पास में? शून्य। तो दो प्रकार से विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य हो गया। पहली स्थिति जिसमें प्रत्येक परमाणु का विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य है, और दूसरी जिसमें प्रत्येक का तो शून्य नहीं है लेकिन कुल शून्य है। ठीक है, प्रत्येक का शून्य नहीं है लेकिन कुल शून्य है। अब ऐसा कैसे संभव है? अगर मैं कहूं कि किसी भी पदार्थ में पर जितने भी परमाणु दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 4 परमाणु थे या 4 अणु थे, इन चारों अणुओं में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह था, तो पहले का द्विध्रुव आघूर्ण P1 0, दूसरे का 0, तीसरे का 0, चौथे का 0, तो टोटल कितना आ गया? 0। चारों में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह था, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए कि चारों में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र तो एक जगह नहीं है, यानी कि प्रत्येक परमाणु का विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य नहीं है, लेकिन किसी परमाणु का विद्युत विद्युत आघूर्ण इस दिशा में है, किसी का 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 इस दिशा में। तो हम क्या करेंगे? इन सभी परमाणुओं के विद्युत विद्युत आघूर्ण P के घटक निकालेंगे। 2 घटक आएंगे, एक तो इस दिशा में या इस दिशा में, और एक आएगा इस दिशा में और इस दिशा में। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि जब बहुत सारे परमाणु होते हैं तो इस दिशा में अगर किसी का विद्युत विद्युत आघूर्ण है तो इसके विपरीत दिशा में भी कोई ऐसा परमाणु होगा, अवश्य ही होगा, जिसका विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य हो। अब इसको मैं एक उदाहरण से ले रहा हूं। मान लीजिए एक मैदान में 1000 लोग, अंधे लोग हमने खड़े कर दिए, जिनको ये नहीं पता है कि दूसरा व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ, या हमने कहे कि आंख पे पट्टी बांध करके खड़े कर दिए। ठीक है, यादृच्छिक रूप से खड़े कर दिए, किसी का मुंह एक तरफ है, किसी का दूसरी तरफ है, किसी का तीसरी तरफ है। अगर मैं किसी परमाणु, किसी व्यक्ति ए की बात करूं जिसका मुंह उत्तर की तरफ हो, तो क्या ये संभावना है कि कोई और व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा? यस सर। क्या ये संभावना है? बिल्कुल है। तो ऐसे ही इसमें भी हम कह सकते हैं कि यदि किसी का विद्युत विद्युत आघूर्ण एक दिशा में है तो ये संभावना है कि इतने सारे परमाणु, इतने सारे अणु होते हैं किसी पदार्थ में कि दूसरे परमाणु का, किसी अन्य परमाणु का विद्युत विद्युत आघूर्ण इसके ठीक विपरीत हो, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सभी परमाणु, सभी अणु एक दूसरे के विद्युत विद्युत आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इससे जो कुल विद्युत विद्युत आघूर्ण है वो या तो शून्य प्राप्त होता है या नगण्य प्राप्त होता है। दोनों ही चीज है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि सारे के विपरीत प्राप्त हो, पर या तो शून्य प्राप्त होगा या नगण्य प्राप्त होगा, पर हम नगण्य को भी शून्य मानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार के पदार्थ हो गए। एक पदार्थ जिसमें प्रत्येक परमाणु का विद्युत विद्युत आघूर्ण शून्य है, और एक जिसमें प्रत्येक का शून्य तो नहीं है लेकिन कुल शून्य है। अब ये बताओ कि प्रत्येक परमाणु का विद्युत विद्युत आघूर्ण अगर शून्य हो तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह होंगे कि अलग अलग जगह होंगे?
किसी भी परमाणु का या अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य कब होता है? जब उसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह हो। एक ही जगह हो। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, उसमें सभी अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, और वे अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं उन्हें हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। यानी ऐसा परावैद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना हुआ हो, उसे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। दूसरे प्रकार का पदार्थ कौन सा हो गया? वो पदार्थ जिसमें प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो शून्य नहीं है, अशून्य है। इसका मतलब प्रत्येक परमाणु का धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक अणु अध्रुवी परमाणु या अध्रुवी अणु की भांति व्यवहार कर रहा है। अध्रुवी अणु की भांति व्यवहार कर रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ध्रुवीय अणु की भांति व्यवहार कर रहा है। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य हो, परंतु नेट यानी कि कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, उस पदार्थ को, उस परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्योंकि